देखो आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पर, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैंने आपको लिखाया भी, होता है n-1d 1 to 10 एंड ns जो होता है 1 to 2 होता है। तो देखो वैसे तो ये इसका वैलेंस शेल है, ठीक है, कहने को इसका वैलेंस शेल है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ वैलेंस शेल से निकलते हैं, लेकिन डी ऑर्बिटल्स के केस में क्या होता है ना, मैं आपको चीज समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास जैसे 3d और 4s है, तो 3d और 4s में जो 4s होता है वो एनर्जी लेवल में हाई होता है, ज्यादा होता है, और 3d कम होता है। लेकिन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी चीज सिखाई कि डी ऑर्बिटल्स या डी इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग पावर क्या होती है, बहुत कम होती है। तो पुअर शील्डिंग की वजह से 3d और 4s के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 3d एंड 4s। इलेक्ट्रॉन ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं लाइक दिस, ये 3d है और ये 4s है। तो जब इलेक्ट्रॉन 4s से निकलते हैं तो 4s से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 3d से भी क्या करते हैं, निकलना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको बताऊं मैंगनीज, तो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो होता है 3d5 4s2। क्या होता है, 3d5 4s2, 1 2 3 4 5 एंड 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो नॉर्मल अगर हम बात करें, जैसे मैं आपसे बात करूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p6 और 3s2। तो यहां पर 3s उसका वैलेंस शेल होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए Mg+2 चार्ज दिखा सकते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम मैंगनीज को देखें तो मैंगनीज का ये वैलेंस शेल है 4s, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो Mn+2 शो कर सकता है। अब मैग्नीशियम के केस में यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, शेल चेंज हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर 3d और 4s के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है, बहुत कम, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग पावर कैसी होती है, पुअर, तो उससे z इफेक्टिव बढ़ता है, और z इफेक्टिव बढ़ने से 4s के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है और वो नीचे आ जाता है। तो 3d और 4s ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाता है, कम। इसलिए अब 4s से निकालने के बाद आप Mn में इलेक्ट्रॉन 3d से भी निकाल सकते हो, 2 यहां से निकाल दो तो ये बच जाएगा 3d3, ये बचेगा 3d5। आप चाहो तो इसके अंदर से और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। आप चाहो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो d भी खाली हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है कि व्हाई डू डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो उसका रीजन क्या है, इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स द एनर्जी गैप बिटवीन n-1d and ns orbitals become very small, and due to which electrons can be removed from ns as well as n-1d orbitals। ठीक है ना, तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान दें। तो देखिए, पहला, ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन n-1d एंड ns orbitals। तो ये पहला आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप जरूर ध्यान देना। Why do transition elements show variable oxidation state? क्योंकि उनके ns और n-1d ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को आप ns ऑर्बिटल से भी निकाल सकते हो और n-1d ऑर्बिटल से भी निकाल सकते हो। Now see, scandium, yttrium and lanthanum are the only transition elements which do not show variable oxidation state। क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, सिंपल, 3d1 4s2, एक साथ ही तीनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इसलिए ये तीनों कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। सिमिलरली अगर आप यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व करो, जिंक भी तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। जिंक की सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो कि कौन सी स्टेट होती है, +2। तो जिंक भी सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, लेकिन जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। हाँ, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बोल रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलता तो यहां पर जिंक भी इन्वॉल्व हो चुका होता। क्या, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आपको ध्यान रखना है। कॉपर एक्वस सॉल्यूशन में +1 स्टेट में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। ये एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शनेट होता है, फॉर्मिंग Cu2+ aqueous
and Cu solid। अब वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आप कॉपर का +1 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो वो 3d10 होता है, और +2 में देखो तो वो 3d9 होता है। ये आपका एक फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ज्यादा स्टेबल होता है। ये 3d9 में कन्वर्ट होना क्यों चाहेगा, लेकिन ये फिर भी होता है। उसका रीजन होता है Cu+2 की हाई हाइड्रेशन एनर्जी। क्या होती है? हाई हाइड्रेशन एनर्जी जो रिलीज होती है। देखो इस पे +2 चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है। एक आयन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके केस में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज जो होती है वो भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। इसकी यहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो इसको आसानी से 3d10 से किस में कन्वर्ट कर देगा, 3d9 में। देखो ये खुद से 3d10 से 3d9 में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी जितनी भी चाहिए उतनी मिल जाए, तो फिर इसको मजबूरन 3d10 से किस में कन्वर्ट होना होगा, 3d9 में। तो ये जो प्रोसेस होता है जहां पर Cu2+ एक्वस में बदलता है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि वो इस प्रोसेस को कैरी करवा देती है, और इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी Cu+ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, Cu सॉलिड में, और साथ में क्या बनाता है, Cu2+ एक्वस। So the greater stability of Cu2+ aqueous than Cu+ aqueous is due to the high heat of hydration। ये आप जरूर याद रखना, ये भी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। बोलेगा एक्सप्लेन व्हाई Cu+ आयन डिस्प्रोपोर्शनेट्स इन वाटर। तो उसका रीजन क्या है कि जो Cu2+ की हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो Cu+ को आसानी से किस में कन्वर्ट कर देती है, Cu और Cu2+। चलिए नेक्स्ट देखें, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप जब भी अभी आगे चल के इनके कंपाउंड्स देखोगे तो आप किसी भी डी ब्लॉक मेटल का जब उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड देखते हो तो या तो वो आपको ऑक्सीजन के साथ मिलेगा या फिर फ्लोरीन के साथ मिलेगा। ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही हाई स्टेट के ऑक्सीडेशन का हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड बना सकते हैं। रीजन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अगर आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कंपेयर करो तो ऑक्सीजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। टेंडेंसी या एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक तो हो गया MnO4-। MnO4- एग्जिस्ट करता है, इसे हम पर मैंगनेट आयन बोलते हैं। कौन सा आयन बोलते हैं, पर मैंगनेट आयन। लेकिन वहीं पर MnF7 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि MnF7 में क्या होगा, फ्लोरीन कभी भी डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो इस तरह से फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और 7 फ्लोरीन जब जुड़ेंगे तो हिंड्रेंस स्टेरिक रिपल्शन होता है, क्राउडिंग हो जाती है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो आप देखो इन दोनों में से ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन इसको स्टेबलाइज कैसे कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन मैंगनीज के साथ क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में अगर आप कंपेयर करें तो ऑक्सीजन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा। ये चीज यहां पे लिखी हुई है, मोस्टली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर शोन इन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हैज ग्रेटर एबिलिटी ऑफ स्टेबलाइजिंग higher oxidation states due to its ability to form multiple bonds। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनका जरूर ध्यान रखें, कॉपी करें। चलिए अब देखें, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ये एनसीईआरटी की टेबल है, याद बात नहीं रखनी है, देखे पढ़े और भूल जाएं। यहाँ पे आपको कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट बोल्ड लेटर में दिख रही हैं, तो ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। जैसे Mn के लिए +2+7 सबसे ज्यादा स्टेबल है, Fe के लिए +2+3, +4+6 वो कई जगह शो करता है बट वो स्टेबल नहीं होती है। ऐसे ही देखो +2+3, निकल के लिए +2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, कॉपर के लिए +2 स्टेबल है, और जिंक के लिए +2 स्टेबल है। ठीक है, बाकी बढ़े, ये सब एनसीईआरटी के लाइन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हायर ऑक्सीजन स्टेट बिकम मोर स्टेबल ऑन मूविंग डाउन। फॉर एग्जाम्पल इन क्रोमियम ग्रुप MO6 एंड W6। तो आप देखें क्रोमियम होता है और मोलिब्डेनम होता है और टंगस्टन होता है। तो इनकी +6 स्टेट की बात कर रहा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। दैट मीन्स MO+6 और W+6 जो है वो क्रोमियम +6 से क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है।
low oxidation states are found when a complex compound has ligands capable of pi acceptor characters। तो ये आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो जितने भी आपके मेटल कार्बोनिल्स होते हैं जहां पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह काम करता है, उनके केस में मेटल जो होता है वो अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है या फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है। तो ये ऐसे इतना इंपॉर्टेंट तकनीक खराब है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट एज नहीं है, बट आपसे पूछ सकता है कि ट्रांजिशन मेटल्स अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां शो करते हैं। तो मेटल कार्बोनिल्स के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस पे भी आप लोग जरूर ध्यान दें। चलिए बढ़ते हैं इसके आगे। जो मैं आपसे कह रहा था M2 प्लस चेंजेस टू M, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड्स इन द M2 प्लस चेंजेस टू M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअली ये जो M2 प्लस चेंजेस टू M वाली कहानी है, तो ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सीख चुके हैं। इस चीज को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसे हम लोग SRP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SRP। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये चीज क्या बताती है? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। इस एलिमेंट के रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बताती है। मोर पॉजिटिव SRP मींस implies to higher tendency to get reduced। तो जिस एलिमेंट का SRP जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, उसके M2 प्लस से M में जाने की टेंडेंसी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। तो आप देखें वैल्यूज, मैंने आपको बताया भी था कि सिर्फ कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ कॉपर की, बाकी सबके लिए वैल्यू क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि कॉपर की +2 से कॉपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है? सबसे ज्यादा। मतलब कॉपर रिड्यूस होना चाहता है, ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके खुद के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है? ज्यादा। मतलब टाइटेनियम Ti+2 में जाना चाहता है, वेनेडियम भी वेनेडियम +2 में जाना चाहता है, क्रोमियम भी क्रोमियम +2 में जाना चाहता है, Mn भी Mn+2 में जाना चाहता है, Fe भी Fe+2 में जाना चाहता है, CO+2 में जाना चाहता है, निकल +2 में जाना चाहता है, लेकिन कॉपर +2 में जाना नहीं चाहता है। वो तो कॉपर +2 से कॉपर में जाना चाहता है। जिंक भी Zn+2 में जाना चाहता है। मतलब ये सभी मेटल्स ऑक्सीडाइज हो सकती हैं, लेकिन कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और इसी वजह से, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से कॉपर जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ, डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है, व्हाई कॉपर डज नॉट रिलीजेस हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड्स और मिनरल एसिड्स। तो आप ध्यान रखना, कॉपर को छोड़कर बाकी ये सारी मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेंगी, लेकिन कॉपर डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, इसलिए आप इस चीज को जरूर ध्यान दें। और मैं इस पॉइंट को अभी यहां से हटा रहा हूं, है ना। तो आप इसका बिहेवियर का रीजन देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको सिखा दिया है कि क्या था, है ना। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, एक बार कर लो इस चीज को कॉपी, छोटी सी है। डन। चलिए अब फोकस करें इस लाइन पर जो मैं आपके लिए यहां पे लिख रखी है। देखो, द यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव E0 accounts for its inability to liberate hydrogen from acids. Only oxidizing acids, nitric acid and hot concentrated sulfuric react with copper, the acids being reduced, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कॉपर आपके पास नॉर्मल जो एसिड्स हैं, डाइल्यूट एसिड्स, उनके साथ रिलीज नहीं करेगा, लेकिन हॉट एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है, लेकिन उस केस में भी वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। तो सिर्फ एक बार पढ़ने का पॉइंट है, ये है मेन चीज। द जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स लेस नेगेटिव वैल्यूज अक्रॉस द सीरीज रिलेटेड टू द जनरल इंक्रीज इन द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो
+1 से +2 जाने में जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं वो एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द वैल्यू ऑफ E0 फॉर Mn, Ni एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ट्रेंड। जरूरत नहीं याद रखने की। स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड D सबशेल इन Mn2+ एंड कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फिगरेशन Zn2+ आर रिलेटेड टू देयर E0 वैल्यूज। अगर आप पीछे चल के E0 वैल्यूज देखें तो जिंक और Mn की वैल्यूज मोस्ट नेगेटिव्स में है। ऐसा क्यों है? क्योंकि Mn+2 कॉन्फिगरेशन 3d5 होता है, Zn+2 कॉन्फिगरेशन 3d10 होता है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है कॉन्फिगरेशन की, इसलिए इनकी वैल्यू रिलेटिवली क्या होती है? हायर होती है। हाँ, आप एक पॉइंट इसमें और ऐड कर लें जो लिखा हुआ नहीं है, दैट इज ड्यू टू मोर पॉजिटिव या ड्यू टू पॉजिटिव वैल्यू। सिंपल इतना सा लिख लो आप तो कि ड्यू टू पॉजिटिव वैल्यू of M2+ changes to M for copper, it does not release hydrogen on reaction with dilute acids। तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करता है कॉपर? क्योंकि इसकी जो SRP वैल्यू है, E0 वैल्यू है, वो कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखें। ऐसे देखो M3+ चेंजेस टू M2+, तो इसमें कोई स्पेशल ऐसा ट्रेंड नहीं है, तो आप वैल्यूज देखकर छोड़ सकते हो, ये ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। द लो वैल्यू फॉर स्कैंडियम रिफ्लेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ Sc3+। तो आप देख सकते हो स्कैंडियम +3 से +2 में जाने के लिए नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे है ही नहीं, वैल्यू दी नहीं, इससे भी ज्यादा नेगेटिव होगी वो। मतलब स्कैंडियम +3 से +2 में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि +3 में स्कैंडियम का कॉन्फिगरेशन होता है 3d1 4s2 और उससे पहले 3s2 3p6। तो देखो जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकले ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएगा। ये एक पॉइंट नोट करने वाली बात है। दूसरा, हायर वैल्यू ऑफ जिंक इज ड्यू टू द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, अगर आप जिंक को +3 स्टेट में रखो, वैसे तो जिंक +3 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसलिए आपको कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, बट फिर भी मान लो आप जिंक को +3 में रखते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d9 और +2 में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d10। देखो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है, और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, इसलिए जिंक कभी +3 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपसे कोई पूछे कि जिंक +3 स्टेट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप ये बताओगे कि +3 में जिंक का कॉन्फिगरेशन 3d9 है और +2 में 3d10 है, तो 3d10 में ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली Mn+2 D5 में स्टेबल होता है, इसलिए वो आसानी से +3 से किस में कन्वर्ट होगा? +2 में। Mn भी +3 स्टेट में एग्जिस्ट कम करेगा, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? +2 में। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बाकी इनमें आपको कुछ याद नहीं रखना है, आप देख सकते हैं। हाँ, यहां देख सकते हो Fe+3 Fe+2 से ज्यादा स्टेबल होता है, उसका भी रीजन वही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। तो +3 में Fe कहां पहुंच जाएगा? 3d5, और यहां पर कहां होगा? 3d6। तो जहां पर भी हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आएंगे वहां +3 स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो ये +3 वाला वेरिएशन एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका +2 से मेटल में जाने का। तो बाकी सबको छोड़ दो, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉपर खुद ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहता, रिड्यूस होना चाहता है, इसलिए कॉपर कभी भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा उन चीजों के ऊपर बेस्ड। तो देखिए पहला क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ मैंगनीज इन विच इट शोज द ऑक्सीजन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। आप देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो ना बताता है ग्रुप नंबर 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 है। तो आपको एक ऑक्सो एनायन मतलब इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, जहां पर Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल हमने देखा भी था MnO4-, यहां पर Mn जो है वो आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो दिल्ली 2017 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Zn2+ salts are white while Cu2+ salts are colored। ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, तब आप इस क्वेश्चन को देख लेना। Why do transition elements show variable oxygen state? देखो मैंने बताया था ना आपको, देखो पूछा हुआ है क्वेश्चन 2014 के अंदर, क्यों शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट? तो मैंने आपको बताया था, है ना। आप सिंपल क्या लिखोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट
due to the low energy gap between n-1d and ns orbitals, such that electrons are removed from ns as well as n-1d orbitals. सही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिशन मेटल्स आर मच हार्डर देन द एल्कली मेटल्स। बताओ, बताया था अभी, है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट वाला ऑर्डर क्यों होता है? एज n-1d इलेक्ट्रॉन्स also participate in inter-atomic metallic bonding along with ns electrons, है ना। एस ब्लॉक के अंदर तो क्या, तो सिर्फ एनएस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ एनएस के साथ साथ n-1d, ये मैंने आपको पढ़ाया थोड़ी देर पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग केटायंस आर कलर्ड, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी स्किप कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे दोबारा। स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट कैल्शियम इज नॉट। बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? तो यहाँ पहले ट्रांजिशन एलिमेंट डेफिनेशन लिखोगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, खुद से लिखना है लैंग्वेज को, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच डी सबशेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड in their ground state or common oxidation state। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। नाउ इन कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? तो कैल्शियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल्स है ही नहीं, तो देयर आर नो d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन कैल्शियम। वेयर एज इन स्कैंडियम the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 and 3d1। अब आप लिखोगे whereas in scandium कॉन्फिगरेशन लिखने के बाद d subshell is incompletely filled, so scandium is a transition element। ठीक है, तो डेफिनेशंस के ऊपर भी क्वेश्चन बना लेता है। देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक कलर्स। ये कलर वाला पार्ट हम दोबारा आएंगे इन क्वेश्चंस पे। How much would you account for the following? Many of the transition metals are known to form interstitial compounds। ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्किप कर दो अभी। How would you account for the following? E0 M2 plus M for copper is positive. Copper is the only metal in the first series of transition elements showing this behavior। बताओ कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो आप क्या बोलोगे कि Cu2 plus the, है ना, आप लिखोगे the electronic configuration of Cu2 plus ion is 3d9, करेक्ट। Whereas इतने लिख लो 3d9, but in aqueous solution due to its higher charge, it has very high हाइड्रेशन एनर्जी। आप फुल फॉर्म में लिखना है इसको, ठीक है, which provides extra stability correct for the following। तो कॉपर इज पॉजिटिव, Cu+2 से कॉपर किसमें जाना था? Cu में जाना चाहता है ना, तो सॉरी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बोल रहा हूं मैं, एक सेकंड गलत लिख दिया मैंने इसको, एक सेकंड दोबारा लिखते हैं, वेट, ठीक है। E0 M2 plus H2 M for copper is positive। तो हमने सीखा था E0 जो है Cu2 plus changes to Cu जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स Cu2 plus Cu में कन्वर्ट होना चाहता है, तो Cu2 plus aqueous जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cu सॉलिड में, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, इसका रीजन क्या है? देखो कॉपर है, कॉपर से आपको Cu+ बनाना है और Cu+ से Cu2+ बनाना है, तो ये इसका कॉन्फिगरेशन होता है 3d10 4s1। तो यहां बनेगा ये 3d10, तो यहां पे एनर्जी काम में आएगी IE1 और यहां पे एनर्जी काम में आएगी IE2।
तो अगर सिर्फ Cu+ से Cu2+ जाने की बात होती तब तो इसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, लेकिन आपको IE1 भी देनी है और IE2 भी देनी है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ सम ऑफ IE1 and IE2, it is difficult to convert copper into Cu+2 and hence its E0 M2 plus M is positive. तो यहाँ पे ध्यान रखना, Cu से Cu+2 बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो E0 वैल्यू होती है वो ज्यादा पॉजिटिव। समझ गए? चलिए, तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके पास। देखो ऐसे ही, असाइन रीजन फॉर द फॉलोइंग, मैंने आपसे कहा था ना पूछ लेगा, अभी पढ़ाया था 2011, 10, 11 में रिपीट हो चुका है कि कॉपर +1 एक्वस सोल्यूशन में स्टेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनल होता है। आप लिखोगे कि Cu+ आयन, लैंग्वेज मैंने सिखाई थी, लिखा हुआ भी आपके पास, डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एक्वस सोल्यूशन। दिस इज ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2+ ion which compensates for the energy required to convert Cu+ into Cu2+। Cu+ को Cu2+ में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, उसके लिए क्या कर जाता है, कंपनसेट कर देता है। चलिए, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम कुछ और प्रॉपर्टीज कवर करेंगे और फिर उनके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।